विशाल हवेली में आरुषि नाम की एक छोटी बच्ची रहती है। आरुषि के बाल रेशम की तरह मुलायम हैं और आंखें सुबह के सूरज की तरह उज्जवल। दुर्भाग्य से जब आरुषि 3 वर्ष की हुई तब उसकी मां लावण्या एक लंबी बीमारी के चलते स्वर्ग से धार गई। लावण्या अपने पीछे केवल अपनी बेटी के लिए अथाह प्यार और कुछ कीमती यादें छोड़ गई। आरुषि के पिता श्रीकांत, जो नगर के सबसे प्रतिष्ठित और धनी व्यापारियों में से थे। लावण्या, ये तुमने ठीक नहीं किया। क्यों हमें यहाँ अकेला छोड़ गई? अब किसके सहारे रहे हम? बस मुनिया ही हमारे साथ है अब इस दुनिया में। अपनी पत्नी के जाने के बाद गहरे शोक में डूब गए और ऐसे ही 2 वर्ष गुजर जाते हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, जिससे मेरी बच्ची का पालन पोषण और शिक्षा अच्छे से हो सके। उन्हें अपनी बेटी के लिए एक माँ और अपने जीवन के लिए एक साथी की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने दमयंती नाम की एक महिला से विवाह कर लिया, जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में थी। दमयंती की सुंदरता केवल बाहरी थी, अंदर से वह ईर्ष्या, स्वार्थ और क्रूरता की प्रतिमूर्ति थी। उसका असली मकसद श्रीकांत की दौलत और हवेली पर राज करना था। इस लड़की को देखकर मेरा पूरा दिमाग खराब हो जाता है। आरुषि को देखते ही उसके चेहरे पर नफरत की एक पतली रेखा खींच जाती थी। इस लड़की का मुंह देख लिया मैंने, अब सारा दिन खराब जाएगा मेरा, मनहूस कहीं की। आरुषि अपनी असली माँ की छवि थी और दमयंती को यह बात एक आंख नहीं सुहाती थी। दमयंती अपनी 2 बेटियां भी साथ में लेकर आई थी। एक रूपा, जो बहुत मोटी और आलसी थी, और दूसरी सीमा, जो हमेशा मुंह फुलाए रहती और सिर्फ नए कपड़ों की जिद करती थी। माँ, कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हट मनहूस कहीं की, पहले राजकुमारियों को खाने दे, उसके बाद खा लेना। और तूने सारे कपड़े साफ कर दिए? जी माँ, कर दिए। चली जा, सारे बर्तन साफ करा, इसके बाद खाना खाना। चल यहाँ से, पहले बर्तन साफ कर। आरुषि का बचपन तबाह हो गया। जिस हवेली में वह कभी राजकुमारी की तरह रहती थी, वह अब उसके लिए एक जेल खाना बन गई थी। दमयंती, मैं व्यापार के लिए जा रहा हूँ, तुम तीनों बच्चों का ध्यान रखना। श्रीकांत को अक्सर व्यापार के सिलसिले में महीनों के लिए दूर दराज के राज्यों में जाना पड़ता था। उनके जाते ही दमयंती का असली रूप सामने आ जाता था। महारानी तो अभी तक सो रही है और मेरी बेटियों के लिए पानी गर्म कौन करेगा? ऐसी ठंड में मेरी बेटियां ठंडे पानी से बर्फ जैसे जम जाएंगी। एक दिन दमयंती एकदम मटकी का ठंडा पानी उस पर डाल देती है, जिससे आरुषि के दांत खटखटाने लगते हैं। माँ, आपने ये क्या किया? मुझ पर ठंडा पानी डाल दिया ऐसी ठंड में। यह तेरे लिए सबक है। अगर तू सुबह जल्दी उठकर हम तीनों के लिए गर्म पानी नहीं करेगी, तो रोज सुबह तुझ पर ऐसे ही ठंडा पानी डालूंगी। फिर आरुषि को रोज सुबह सूरज उगने से पहले ही उठना पड़ता था। उसका काम होता था तीनों के लिए गर्म पानी तैयार करना, जबकि वह खुद ठंडे पानी से नहाती थी। दमयंती ने उसे घर की नौकरानी बना दिया था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उस पर काम भी बढ़ते गए। पूरी हवेली की साफ सफाई उसे ही करनी होती थी और तीनों के लिए खाने में अलग अलग पकवान बनाना और फिर उन्हें परोसना भी उसी की जिम्मेदारी थी। आज का खाना कुछ खास नहीं बना। अगर तूने कल सही से खाना नहीं बनाया तो तेरे दोनों हाथ तवे में रख दूंगी। कुछ खाना मेरी थाली में रह गया है, उसे खा लेना। और कुछ मेरी थाली में है। खाना खाने के बाद हमारे तीनों के कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, अच्छे से धोना। बहुत महंगे कपड़े हैं। जी माँ।
देखो माँ, इसने मेरी ड्रेस को सही से साफ नहीं की। अब मैं क्या पहनूंगी? आपके पास इतनी सारी ड्रेस हैं, उनमें से पहन लीजिए। मेरी बच्ची से जबान लड़ाती है। तेरा खाना बंद करना पड़ेगा, तभी तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। सीमा, रूपा, इस पर ध्यान रखना, आज ये खाना न खा। थोड़ी देर बाद रूपा अपनी ड्रेस पर तेल गिरा लेती है। माँ देखो, आरुषि ने मेरा पूरा ड्रेस खराब कर दिया। पकड़ के लाओ उसे और इस कमरे में बंद कर दो, जिससे वह बाहर ही नहीं निकल पाए। दोनों बहनें आरुषि को कमरे में बंद कर देती हैं और आरुषि भूख प्यास की वजह से उस कमरे में तड़पती रहती है। आरुषि ने अपनी माँ से मिली शिक्षा को कभी नहीं छोड़ा। वह कमरे की खिड़की के पास बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करती थी। उसकी दयालुता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह घर के पालतू जानवरों और बाहर के पक्षियों से बातें करती थी, जो उसके एकमात्र मित्र थे। और जब भी उसका दिल टूटने लगता, वह अपनी माँ की दी हुई एक पुरानी फीकी पड़ चुकी तस्वीर को देखती और हिम्मत जुटाती थी। कुछ दिनों बाद ये किताब लेकर कहाँ जा रही है? पढ़ने के लिए विद्यालय। आज से तू विद्यालय नहीं जाएगी। घर में बहुत काम बढ़ गए हैं। अब तू मुझे घर के कामों में हाथ बटाएगी। आरुषि अपनी माँ का विरोध नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह उसे कमरे में बंद करके खाना पानी नहीं देती थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। सारे काम से फुर्सत पाकर वह रोज रात में अपने कमरे में जाकर चोरी छिपे किताबें पढ़ती रहती थी। उसका दिमाग ज्ञान से भरता गया और उसका चरित्र और भी निर्मल होता गया। समय गुजरता गया। अब आरुषि 18 वर्ष की हो चुकी थी। शारीरिक परिश्रम और सादे भोजन के बावजूद उसका सौंदर्य अद्भुत था। उसका रंग गोरा और उसकी चाल में एक अद्भुत शालीनता थी। मेरी बेटियां अब विवाह के लायक हो गई है। अब अच्छे से तो राजकुमार मिल जाएं तो मैं इन दोनों का विवाह करके गंगा नहा जाऊंगी। इधर आरुषि की सुंदरता उसकी बेटियों की तुलना में कई गुना अधिक थी। सुन, अब से तू ये कपड़े नहीं पहनेगी। आज से तू यही पहनेगी। और अब आज से कहीं बाजार और बाहर नहीं जाएगी। घर से बाहर पैर मत रख देना। और हफ्ते में सिर्फ 2 बार नहाएगी। माँ, मैंने क्या किया जो आप मुझ पर इतनी पाबंदियां लगा रही हो? तेरी वजह से मेरी बेटियों का विवाह नहीं हो पा रहा है। जब तू अच्छे से नहीं रहेगी, तभी मेरी बेटियों का विवाह हो पाएगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। सूर्यगढ़ राज्य के राजकुमार वीरेंद्र अपनी बहादुरी, न्यायप्रियता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। वे अक्सर अपने महल की चकाचौंध से दूर सामान्य जीवन का अनुभव लेने के लिए वेश बदलकर यात्राएं किया करते थे। अब तुम्हारी यात्राएं पूर्ण हो गईं या और भी बाकी हैं? अभी यात्राएं पूर्ण नहीं हुई महाराज, अभी तो और यात्राएं करनी हैं। अब किस नगर की यात्रा पर जा रहे हो? अब हम कनकपुर की यात्रा पर जाएंगे महाराज। सुना है वहाँ बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं और नगर भी बहुत सुंदर है। जल्दी लौट कर आना। आपके लिए एक सुंदर सी राजकुमारी देखकर इस वर्ष आपके विवाह की तैयारी करेंगे। जी महाराज। एक दिन राजकुमार और कुछ सैनिक वेश बदलकर नगर में घूमने के लिए निकल पड़े। नगर में घूमते घूमते दोपहर हो जाती है और वीरेंद्र अपने सैनिकों को छोड़कर श्रीकांत वाली गली की ओर बढ़ जाते हैं। चलते चलते राजकुमार को भयंकर प्यास लगती है, जिससे वे व्याकुल हो उठते हैं। तभी उन्हें सामने श्रीकांत की हवेली दिखाई देती है, तो वे पानी के लिए हवेली का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। पता नहीं कौन भरी दोपहर में दरवाजा खटखटा रहा है। दमयंती खिड़की से देखती है तो उसे एक सुंदर लड़का दिखाई देता है। शक्ल सूरत से तो राजकुमार लग रहा है, लेकिन इसकी वेशभूषा ऐसी जैसे कोई मजदूर हो। शक्ल से तो राज परिवार जैसा लग रहा है। अगर इसकी वेशभूषा अच्छी होती तो इसको पानी देने के लिए अपनी सीमा को भेजती।
कपड़ों से तो मजदूर लग रहा है। उस आरुषि को भेजती हूँ, उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर। जा, बाहर दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा है, उसको पानी पिलाकर आ और इस कपड़े को अपने मुंह से मत हटाना, और हाँ, पानी देकर तुरंत अंदर आ जाना। आरुषि दरवाजे पर पहुंची। उसने नजरें झुकाए हुए घड़ा राजकुमार की ओर बढ़ाया। राजकुमार वीरेंद्र ने पानी पीते हुए आरुषि को देखा और कपड़े फटे हुए थे, फिर भी उसकी आंखों में एक असाधारण चमक थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, एक ऐसी पवित्रता और दुख का मिश्रण जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर पा रहा हूँ। इसके हाथ पैर कठोर परिश्रम से खुरदुरे हो चुके हैं, लेकिन इसके हाथों की मुद्रा में एक अद्भुत कोमलता दिख रही है। धन्यवाद आपका। फिर राजकुमार ने एक गहरी आवाज में कहा, क्या यह तुम्हारा घर है? आरुषि ने दमयंती के डर से कुछ नहीं कहा, उसने बस धीरे से सिर हिला दिया। तभी दमयंती तुरंत चिल्लाते हुए बाहर आई। कब की पानी पिला रही है और कुछ काम नहीं तुझे? इतना सारा काम पड़ा है घर में, वो कौन करेगा? और आरुषि रोते हुए घर के अंदर चली गई। अरे साहब, ये तो हमारे घर की नौकरानी है, इसको जब तक न बोले तब तक कोई काम नहीं करती। और कुछ मंगा दूं आपके लिए? नहीं, मुझे तो बस प्यास लगी थी, मुझे पानी मिल गया। अब मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ता हूँ। राजकुमार वहां से आगे। उस औरत की मुस्कान बनावटी थी, जरूर इस घर में कुछ गड़बड़ है, इसकी तो जानकारी लेनी पड़ेगी। राजकुमार वीरेंद्र वापस महल लौट गए, पर आरुषि का चेहरा और उसकी दुख भरी आंखें उनके मन से निकल ही नहीं रही थी। उन्हें लगा जैसे किस्मत ने कुछ कहना चाहा हो। वह लड़की किसी बड़े अत्याचार का शिकार है। यह मेरा मन कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि वह इतनी सुंदर आत्मा कैसे नौकरानी हो सकती है। राजकुमार ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को बुलाया। प्रेमचंद जी, आप कनकपुर जाइए अपना वेश बदलकर। वहाँ श्रीकांत का घर है, उसमें एक लड़की रहती है और उसी घर में एक महिला रहती है। पता करना कि उस महिला का व्यवहार उस लड़की के प्रति कैसा है। दीवान प्रेमचंद ने वेश बदलकर पूरे एक सप्ताह तक हवेली के आसपास डेरा डाले रखा। उन्होंने पड़ोसियों से बात की, बाजार के लोगों से जानकारी ली और रात में चुपके से हवेली के पास रहकर आरुषि के दयनीय जीवन की झलक देखी। दीवान राजमहल में पहुंचकर सबसे पहले राजकुमार से मिले। आरुषि श्रीकांत की पहली पत्नी की लड़की है, न कि नौकरानी। दमयंती श्रीकांत की दूसरी पत्नी है और आरुषि की सौतेली माँ। आरुषि को हर पल शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। श्रीकांत अपनी बेटी की दुर्दशा से अपरिचित है, क्योंकि वह व्यापार के लिए लंबे समय तक घर से दूर रहता है, और जब वह घर आता है तो दमयंती उसे आरुषि के बारे में झूठी कहानियां सुनाती है। इतना सुनकर राजकुमार वीरेंद्र का दिल गुस्से और दया से भर गया। मैं आरुषि से विवाह करूंगा, बल्कि उसे इस नरक से भी बाहर निकालूंगा। अगले ही दिन राजकुमार अपना काफिला लेकर कनकपुर की ओर चल देता है। दमयंती ने जब महल का काफिला आता देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जरूर, राजकुमार आज मेरी बेटियों के लिए आ रहे हैं। इधर सुन, तू राजकुमार आ रहे हैं मेरी बेटियों के लिए। अगर तू इस कमरे से बाहर निकली तो तेरा वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। राजकुमार ने जैसे ही हवेली में प्रवेश किया, दमयंती ने अति उत्साह में दोनों बेटियों को आगे कर दिया। आइए राजकुमार, आपका स्वागत है। मेरी बेटियां रूपा और सीमा आपका कब से इंतजार कर रही हैं।